गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एसएन सिंह आप सभी को एनएसएस क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज भाषा की दूसरी क्लास है। यहाँ तीन बातों को विचारणीय है जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यह बात बताने जा रहा हूँ कि जो भाषा की परिभाषा हो या भाषा का डिस्क्राइब जो हम कर रहे हैं वो आपको नॉर्मली, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपको यह किसी बुक में नहीं मिल पाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं भाषा के दूसरे क्लास के आगे। यहाँ तीन बातें विचारणीय हैं। भाषा ध्वनि संकेत है या यादृच्छिक है, वह रूढ़ है। सार्थक शब्दों में शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव को व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते हैं, न इनसे विचार ही सही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने यह चर्चा की कि वैसे शब्द, सरल शब्द जो आसानी से दूसरे व्यक्ति समझ सके, वही भाषा है। तो ये तो बात सही है कि सांकेतिक भाषाएं भी होते हैं, पर सभी लोग उस संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। जिन लोगों को उन संकेतों की जानकारी होती है वह उसे अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, पर जिन्हें नहीं होती है वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इस 1 नंबर में कहा गया है कि भाषा में इस प्रकार के संकेतों का महत्व नहीं है। अब दूसरी चर्चा करेंगे दूसरे नंबर में। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। इसकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है। इससे पीछे कोई तर्क नहीं है। इसको भी हम लोगों ने पिछले क्लासों में समझने की कोशिश की कि पक्षी द्वारा बोली गई भाषा है, जो बोलिया है, उसे हम भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि साधारणतः हम समझ नहीं पाते हैं। तीसरे नंबर में हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे, भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। यह प्रयोग तर्कहीन है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन आदि। जैसे इसमें बात बताई गई कि प्रत्येक देश की एक भाषा होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य की भी एक भाषाएं होती है, क्षेत्र की भी भाषाएं होती है। जैसे राष्ट्रभाषा, हमारे भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली अगर जाती है
तो हमारे देश में बोली जाती है। भिन्न देशों में अनेक अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। राज्यों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार और यूपी में भोजपुरी। इन सारी चीज़ों को बोली जाती है। हिंदी में कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा की परिभाषा दी गई है। उसके बाद डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। भाषा के ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। 2 नंबर में भाषा के सार्थक ध्वनि संकेत से मन की बातों और विचारों को विनिमय होता है। 3 में भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन का विचार विनिमय के सहायक होते हैं। 4 में हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरे से भिन्न होते हैं। मैंने आपको बताया कि जिस तरह भिन्न देशों में भिन्न भाषाएं बोले जाते हैं, भिन्न राज्यों में भिन्न भाषाएं बोले जाते हैं, उसी तरह हर क्षेत्र की एक भाषाएं होती हैं जिसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। इस चीज को तो हम लोगों ने देखा। अब क्या है, भाषा एक संप्रेषण के रूप में, अब भाषा को हम लोग और गहराई से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भाषा वास्तविकता भाषा की है क्या। संप्रेषण एक व्यापक शब्द है। संप्रेषण के अनेक रूप हो सकते हैं। कुछ लोग इशारों से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं, पर इशारे भाषा नहीं है। भाषा भी संप्रेषण का एक रूप है। भाषा के संप्रेषण में 2 लोगों का होना जरूरी होता है, अपनी बात को व्यक्त करने वाला और दूसरा उसकी बातों को ग्रहण करने वाला। जो भी बात इन दोनों के बीच में संप्रेषित की जाती है उसे संदेश कहा जाता है। भाषा में यही कार्य वक्ता और श्रोता द्वारा किया जाता है। संदेशों को व्यक्त करने के लिए वक्ता किसी न किसी कोड का सहारा लेता है, और कोई इशारों से तो कोई ताली बजाकर अपनी बात कहता है। इस तरह इशारे करना या ताली बजाना एक प्रकार की कोड है। वक्ता और श्रोता के बीच भाषा भी कोड का कार्य करता है। भाषा में यह कोड 2 तरह के होते हैं। यदि वक्ता अपनी बात बोलकर अपनी बात संप्रेषित करना चाहता है तो उच्चारित या मौखिक कोड का सहारा लेना होता है। यदि लिखकर अपनी बात संप्रेषित करना चाहता है तो उसे लिखित भाषा का सहारा लेना होता है। इस पैराग्राफ में संप्रेषण की बातें हम लोगों ने की है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई जो आप लोगों ने सुना।
दो लोगों के बीच जो बातें आदान प्रदान होती है उसे हम संदेश का नाम देते हैं, उसे हम संदेश कहते हैं। दो लोगों के बीच में बात हो रही है, उसे हम संदेश कहते हैं। उससे बीच में जो बातें होती है उसे हम संदेश कहते हैं। कुछ और शब्द आए हैं, वक्ता और श्रोता। वक्ता, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और श्रोता जो आप लोग सुन रहे हैं हमारी बातों को। तो वक्ता और श्रोता में अर्थ भी समझ गए आप लोग। और जो भाषा होते हैं, संदेश होते हैं, उसका एक कोड होता है, जो कोड में आप नॉर्मली किसी के मुख से सुने होंगे कि यह कोड भाषा में बात कर रहा है, समझना मुश्किल है। या नॉर्मली आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में ऐसा होता है, कोड वर्ड लोग बोलता है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि कोड होता क्या है, जिसे बोलकर उच्चारित किया जाता है, बोलकर संप्रेषित किया जाता है। उसे मौखिक भाषा या कोड का सहारा लेना होता है। जो लिखकर अपनी बातों को संप्रेषित करना चाहता है उसे लिखित भाषा का सहारा लेना होता है। संप्रेषण के अंतर्गत वक्ता श्रोता की भूमिका बदलती रहती है। जब पहला व्यक्ति अपनी बात को संप्रेषित करता है तब वह वक्ता भी भूमिका निभाता है और दूसरा श्रोता भी। तथा जब दूसरा श्रोता अपनी बात करता है तब वह वक्ता बन जाता है और पहला वक्ता श्रोता की भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर यह स्थिति बनती है कि वक्ता पहले किसी संदेश को कोड में बदलता है या कोडीकरण करता है, तथा श्रोता उस संदेश को ग्रहण कर कोड से उसके अर्थ तक पहुंचता है या उस कोड को विकोडीकरण करता है। वक्ता और श्रोता के बीच कोडीकरण तथा विकोडीकरण की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। इस पैराग्राफ में इस चीज को आप देखे होंगे कि श्रोता वक्ता बनता है और वक्ता श्रोता बनता है। जैसे अगर दो व्यक्ति एक आमने सामने होते हैं तो पहला व्यक्ति कुछ बोलता है तो वो वक्ता हुआ, और दूसरा उसे सुनता है तो श्रोता हुआ। फिर किसी सवाल के दूसरे व्यक्ति अगर जवाब देता है तो दूसरे व्यक्ति अब वक्ता हो गए, और पहले व्यक्ति जो सुन रहे हैं जवाब को वो श्रोता हो गए। इसी बातों को इसमें समझाने की कोशिश की गई है। यह यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वक्ता और श्रोता के बीच जिस कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे दोनों परिचित हो, अन्यथा दोनों के बीच संप्रेषण नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि जो भाषाएं बोली जा रही हैं, जो कोड का यूज किया जा रहा है, श्रोता और वक्ता दोनों को समझ आनी चाहिए। अगर समझ नहीं आती है तो दोनों के बीच संप्रेषण नहीं हो सकता। अब बात आती है मानव संप्रेषण तथा मानवेतर संप्रेषण क्या है। संप्रेषण अथवा विचारों का आदान प्रदान केवल मनुष्य के बीच ही नहीं होता, मानवेतर प्राणी के बीच भी होता है। कुत्ते बंदर तरह तरह की आवाजें निकालकर दूसरे कुत्ते और बंदरों को अपनी बात संप्रेषित करते हैं। मधुमक्खियां तरह तरह के नृत्य कर दूसरी मधुमक्खियों तक अपना संदेश संप्रेषित करती हैं। परंतु मानवेतर संप्रेषण को भाषा नहीं कहा जाता। भले ही पशु पक्षी तरह तरह की ध्वनियां उच्चारित कर संप्रेषण करते हैं, वस्तुतः भाषा का संबंध तो केवल मनुष्य मात्र से है।
भाषा का संबंध मानव के मुख से उच्चारित ध्वनियों के साथ है, या दूसरे शब्दों में कहे तो कह सकते हैं भाषा मानव मुख से उच्चारित होता है। भाषा मानव मुख से उच्चारित होता है। इस बात को बारीकी से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा इसमें क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लास में बता चुका हूं कि वैसी सार्थक बोली या लिखावट हो जिसे दूसरे व्यक्ति आसानी से समझ सके, उसे ही भाषा कहा गया है, उसे ही भाषा का रूप दिया गया है। परंतु किसी जानवर, पशु पक्षियों की भाषाओं को हम नहीं समझ सकते, इसीलिए उसे भाषा का रूप नहीं दिया गया है। अब मनुष्य जो बात बोलते हैं वो एक दूसरे को समझ आती है, जिसे हम इसे उच्चारित कर हम समझ पाते हैं। अब आती है भाषा एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में। देखिए, हम लोग भाषा के, मैंने पहले ही दूसरी वीडियो चल रही है, इसमें मैंने पहले ही बताया कि जो कंटेंट आपको यहाँ पे मिल पा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, यह आपको हमारा एक्सपीरियंस अनुभव कहता है कि नॉर्मली बहुत कम ऐसे लोग पढ़ पाते हैं। आप मैट्रिक इंटर किए होंगे, वहाँ तक के हिंदी व्याकरण में इन सारी चीज़ों की व्याख्या नहीं की गई होगी, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। लेकिन ये कंटेंट आपको कहीं दूसरे जगह मिल सकती है, पर बहुत खोजने के बाद मिल सकती है। और यह वीडियो के माध्यम से आप सभी को वही कंटेंट आपको आसानी तरीके से हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम लोग टॉपिक पे, भाषा एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में। यह तो ठीक है कि भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है, पर उच्चारण के अंतर्गत मनुष्य तरह तरह की ध्वनियों के मेल से बने शब्दों का उच्चारण करता है। इन शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्य से वह वार्तालाप करता है। एक ओर भाषा के इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है, दूसरी ओर ये किसी न किसी वस्तु की ओर संकेत करता है। उदाहरण के लिए किताब शब्द हिंदी की एक अर्थ है, जिससे प्रत्येक हिंदी भाषा भाषी परिचित है। दूसरी ओर यह शब्द किसी वस्तु यानी किताब की ओर भी संकेत करता है। यदि हम किसी से कहते हैं एक किताब लेकर आओ, तो वह व्यक्ति किताब शब्द को सुनकर उसके अर्थ तक पहुंचता है और फिर किताब को ही लेकर आता है, किसी अन्य वस्तु को नहीं। बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई है कि एक वर्ण जो होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और इसमें बताई गई है कि वर्णमाला, जो वर्ण होते हैं वो मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द मिलकर एक वाक्य बनते हैं, वाक्य के कहने का अर्थ हुआ एक वार्तालाप होती है वो, और उसका अर्थ होता है, और वह जो अर्थ होता है वह किसी न किसी चीज को संकेत करता है। जैसे नॉर्मली भाषा में, अगर स्कूल में हम लोग हैं, क्लास आवर में हैं, हम लोग कहते हैं कि सर उसने मुझे पीटा। तो एक तो ये शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं, उसने मुझे पीटा, और यह उसने मुझे पीटा उसके तरफ संकेत कर रहा है कि उसने मुझे पीटा। यही बातों को इस वाक्य में बताया गया है, इस पैराग्राफ में। कहने का तात्पर्य यही है कि शब्द अपने में वस्तु नहीं होता, बल्कि किसी वस्तु को अभिव्यक्त करता है।
इसी बात को इस तरह से कहा जा सकता है कि शब्द तो किसी वस्तु का प्रतीक होता है। प्रतीक जिस अर्थ तथा वस्तु की ओर संकेत करता है वह संसार के सबके लिए समान होते हैं। अंतर केवल प्रतीक के स्तर पर ही होता है। किताब शब्द का अर्थ तथा वस्तु किताब तो संसार में हर भाषा भाषी के लिए समान। अंतर केवल प्रतीक स्तर है ही है। कोई उसे बुक कहता है तो कोई पुस्तक। इस प्रत्येक प्रतीक की प्रकृति त्रिरेखीय होती है। एक ओर वस्तु ओर संकेत करता है और दूसरी ओर अर्थ की ओर संकेत करता है। जैसे घोड़ा, हिंदी में घोड़ा, संस्कृत में अश्व, अंग्रेजी में हॉर्स और पोलिश में पोनी कहते हैं। प्रतीक वस्तु वह है जो किसी समाज या वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु, गुण अथवा विशेषता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए घोड़ा वस्तु पशु के लिए हिंदी में ध्वन्यात्मक प्रतीक है। घोड़ा संस्कृत में अश्व, अंग्रेजी में हर्ष तथा पोलिश भाषा कोनी कहलाता है। दूसरी ओर इन सभी भाषा भाषियों के लिए घोड़ा पशु है तथा उसका अर्थ समान है। इसी तरह लाल बत्ती संसार में सभी के लिए रुकने का तथा हरी बत्ती चलने का प्रतीक है। अतः ध्यान रखिए, भाषा का प्रत्येक शब्द किसी न किसी वस्तु का प्रतीक होता है। इसलिए यह कहा जाता है भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा में कोई अर्थ ही कथ्य होता है तथा प्रतीक अभिव्यक्ति अतः भाषा कथ्य और अभिव्यक्ति का समन्वित रूप है। प्रतीकों के संबंध में एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि वस्तु के लिए प्रतीक का निर्धारण ईश्वर की इच्छा से न होकर मानव इच्छा द्वारा है। किसी व्यक्ति ने हिंदी में एक वस्तु को कुर्सी और दूसरी को मेज कह दिया। उसी समस्त भाषा भाषियों ने यदि स्वीकार कर लिया तो कुर्सी और मेज शब्द उन वस्तुओं के लिए प्रयोग में आने लगे। अतः वस्तुओं के लिए प्रतीक का निर्धारण इच्छा से दिया गया नाम होता है। इस तरह प्रतीक का निर्धारण व्यक्ति द्वारा होता है और उसे स्वीकृत समाज द्वारा की जाती है। इसलिए भाषा का संबंध एक ओर व्यक्ति से होता है तो दूसरी ओर समाज से। अतः भाषा केवल ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था नहीं बल्कि यादृच्छिक ध्वनि की प्रतीकों की व्यवस्था है। आज दूसरी क्लास में इतना ही। तीसरी क्लास में भाषा एक व्यवस्था के रूप में है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद भाषा का उद्देश्य क्या होता है, वह कितने रूप होते हैं उनके, इनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।